जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम 2023 या उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, उसी में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक और मॉक टेस्ट 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। किस राज्य में हिंसा भड़कने पर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया। दोस्तों, कौन सा राज्य है जहां पर हिंसा भड़कने पर अनुच्छेद 355 लागू किया गया। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य में लागू किया है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर जो है ये कब बना था, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर बना था। और मणिपुर की ना एक बड़ी फेमस झील है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, लोकटक झील। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, तो मणिपुर में। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, वो है आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये संगई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें संगई हिरन मिलता है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पोलो की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। मणिपुर से। पोलो जो है, पोलो त्यौहार की उत्पत्ति मणिपुर से हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना, इसके बारे में बहुत आता है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के ओलंपिक की मेजबानी करेगा। दोस्तों, 2024 के जो ओलंपिक होंगे ना, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है। ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है। और क्यों होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को बनी थी। 1894 बनी 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है, लॉज़ेन, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ओलंपिक में ना 5 रिंग होते हैं, जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें 5 रिंग होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक में, तो अभिनव बिंद्रा। भारत के इतिहास में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शूटिंग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में आज तक, थोड़ी अजीब बात है कि भारत में आज तक 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, पहले अभिनव बिंद्रा, दूसरे नीरज चोपड़ा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं फ्रांस की बात करूँ, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस जो है ना, यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय, OECD का मुख्यालय है और FATF का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ आते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में तो आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ लिखा गया आपका चीन। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें तकला मकान मरुस्थल है। चीन में तकला मकान मरुस्थल है। तो 2024 के ओलंपिक होंगे फ्रांस में। नेक्स्ट है, किस जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का 2023 का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, कौन सा देश है, देश है आपका ईरान। ईरान में जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो आपकी एक महिला थी उसकी डेथ कर दी गई थी बुर्का गलत तरीके से बांधने के चलते, तो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और उनको मिला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार। ईरान की बात हो रही है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की मुद्रा को तोमान कहा जाता है, तोमान। और ईरान में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसकी संसद का नाम मजलिस। ईरान की संसद को मजलिस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया एक, जैसे संयुक्त राष्ट्र, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को बना और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट आपका, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने भूभाग पर वन पाया जाता है। दोस्तों, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 24.62%। ये भाग पर भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और वन प्रतिशत कहाँ पर है, मिजोरम में, याद रखिएगा। दोस्तों, वन जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में है।
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है, वन संवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया में कौन से वन है जिन्हें धरती का फेफड़ा कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कौन से वनों को कहा गया है? दोस्तों, आपने ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन सुने होंगे। ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तीन ओर से घिरे सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वो भाग जो तीन ओर से जल से घिरता से प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन ओर से जल से घिरी भूमि प्रायद्वीप। अच्छा, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? दोस्तों, 1919 का जो द्विशासन अधिनियम आया था उसमें मॉन्टेग्यू ने द्विशासन की जो धारणा थी उसको परिचित कराया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना जो की थी ना, वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आनंदपुर साहिब में की थी, ये भी आप याद रखिएगा, आनंदपुर साहिब। ठीक है दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु हैं। सिखों के 11वें गुरु किसको माना गया है? गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर को तेग बहादुर बोलते हैं, हिंद की चादर इन्हें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ये विलियम जोन्स ने स्थापित की थी सन 1784 में, सन 1784। नेक्स्ट है आपका रानीगंज कोयले की खान कहाँ पर है? दोस्तों, भारत की पहली कोयले की खान थी रानीगंज, और ये पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो कोयला है ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो दोस्तों कोयला जो है ना ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से। और कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीत कोयला होती है। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला। ठीक है दोस्तों, ये ना एक मैं बता दूं, रानीगंज का ही एक भाग झारखंड में आता है। रानीगंज जो कोयले की खान है इसका वो भाग जो झारखंड में आता है उसे झरिया कहा जाता है। तो झरिया जो झारखंड में है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो कमेंट में लिख के बताओ, तमिलनाडु में एक जगह है आपकी नवेली, नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट में लिख के बताइएगा, नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दोस्तों, भारत का जो दक्षिणी छोर है ना इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब इन्होंने मुख्य भूमि तो नहीं पूछा एग्जाम क्वेश्चन में, मुख्य भूमि होता देखो ऐसे मान सकते हैं, ये रफली मैं भारत का मैप बना के दिखाऊँ, ज़्यादा मत कहना कैसा बनाया है, ये इस तरह से मान लीजिए। अगर मुख्य भूमि का पूछेगा ये वाला भाग, तो ये तो है आपका कन्याकुमारी, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार में भाग है ना ये आपका इंदिरा पॉइंट होता है। तो भारत के दक्षिण छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है? भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.44। नेक्स्ट आपका देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है? दोस्तों, देश बंधु की उपाधि जो मिली ना वो चित्तरंजन दास को मिली है। ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कुछ याद आया होगा आपको, स्वराज पार्टी बनाई थी इन लोगों ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों व्यक्ति ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठित की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और अम्बेडकर की ना जो समाधि है उसको चैत्य भूमि, और अम्बेडकर ने जहाँ पे बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था उसे दीक्षा भूमि कहा जाता है। दीक्षा भूमि नागपुर में है। और अम्बेडकर की किताब बहुत आती है एक एग्जाम में, वेटिंग फॉर वीजा। इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी एक कहानी याद रखिएगा, गोरा और एक काबुली वाला। दोनों कहानी बहुत आती हैं आपके एग्जाम में, गोरा और काबुली वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, आईसी चिप जो होती है ना, पहले तो आप याद रखिएगा ये सिलिकॉन की बनी होती हैं,
सिलिकॉन। और आईसी चिप का आविष्कार किया था जे एस किल्वी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जे एस किल्वी। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा गया है, बेंगलोर, याद रखिएगा। और दुनिया की सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है। और इसकी याद में हम 28 फरवरी को मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। नेक्स्ट है आपका WWW का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों WWW का पूर्ण रूप जो होता है ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका जनक कौन था? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है, सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? दोस्तों मशीन भाषा हर कंप्यूटर में लागू होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये परम 8000 है। परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन है आपका, WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली, अभी आप लिखे हैं टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय ना, ये आपको गोरखपुर में मिलेगा। ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? जवाब होगा राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा यूपी में गोरखपुर में होती है। जब बंगाल की खाड़ी का जो पूर्वा मानसून है वो सबसे पहले पूरब में उत्तर पूर्व मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्व में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले बारिश होती है आपकी गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राप्ती नदी बहती है गोरखपुर में। क्लियर। तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। और गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है ये अब दुनिया का सबसे दूसरा दूसरा सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो बन गया है अब, वो कर्नाटक के हुबली में बना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कानपुर। क्या आपको पता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। और कानपुर में आपको याद रखना है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये भी कानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है ना, वो जौनपुर का है। ऑप्शन सी जौनपुर। क्या आपको पता है कि जौनपुर गोमती नदी के किनारे है? जौनपुर कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात जो होता है वो लिंग अनुपात होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आयुध उपकस्कर आयुध निर्माण कारखाना कहाँ पर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयुध निर्माण कारखाना ये हजरतपुर में है। हजरतपुर, याद रखिएगा। दोस्तों गाजियाबाद लिखा गया है, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सहारनपुर। लकड़ी पर नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो या तो सहारनपुर लिखता है या फिर बिजनौर का नगीना लिखेगा। तो वुड कार्विंग सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरा और नींबू कहाँ होता है? सहारनपुर में ही तो होता है, याद रखिएगा। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों शाकुंभरी देवी का मेला ये आपका सहारनपुर में लगता है। अच्छा जगह है शाकुंभरी देवी टेम्पल, तो ये आप जा सकते हैं यहाँ पे घूमने। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो तांबा मिलेगा ना, वो ललितपुर में मिलता है। ललितपुर ये बुंदेलखंड का जिला है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहली धातु कौन सी थी जो मानव ने प्रयोग की थी? तांबा। तांबा मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। और भारत में तो खेतड़ी एक जगह है, खेतड़ी राजस्थान का, और ये तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली निर्वाचित विधानसभा बनी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने 2027 तक
कितने ट्रिलियन की, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट है 2027 तक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, सही है। बाबतपुर गाजियाबाद में है, बाबतपुर गाजियाबाद में नहीं है। बाबतपुर आपका वाराणसी में है। बाकी चकेरी कानपुर में, बमरोली इलाहाबाद में, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इनके बीच में आ जाएगा चंद्रमा। तो ये जो स्थिति होगी ना, ये आपकी किसकी बनती है, ये सूर्य ग्रहण की बनती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है। सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण ये ऊर्जा बनती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ है, अली गुरसफ। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये भारत में मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, चेहरा सिस्टम, दाग या हुलिया सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका सेनापति है मलिक काफूर। दक्षिण के जो अभियान किए थे वो मलिक काफूर के द्वारा किए गए, और मलिक काफूर जो है, ये इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का जो मतलब आयोजन था वो रामानुज आचार्य ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है आपका, चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है। दोस्तों, कहने का मतलब है हमारे लोकतंत्र के 4 आधार हैं, कार्यपालिका, और उसके बाद में विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा हमारी चौथी सत्ता बोलते हैं हम मीडिया को। तो लोकतंत्र का जो चौथा आधार माना गया है वो मीडिया को माना जाता है, और मीडिया में समाचार पत्र आते हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनको मतलब राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, 6 पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। दोस्तों, कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जो घास के मैदान में होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका विंबलडन। ऑप्शन सी, विंबलडन जो है ना, ये लंदन में खेली जाती है, लंदन में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में आए, अगर आपसे पूछा जाए कि टेनिस का वर्ल्ड कप किस कप को कहा गया है, डेविस कप। डेविस कप जो है ना, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और टेनिस में लब क्या होता है, टेनिस में लब क्या होता है, जब दोनों खिलाड़ी 0 के स्कोर से खेलना शुरू करते हैं तो इसे लब कहा जाता है, और जब दोनों खिलाड़ी अपना स्कोर 40-40 कर लेंगे तो इसे ड्यूस कहा जाता है। ठीक है, ड्यूस 40-40 स्कोर को बताता है और लब 0 स्कोर को बताता है टेनिस में। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, परम श्रद्धा है, मेरे बहुत आदर्श रहे हैं, तो विंग्स ऑफ फायर जो किताब है वो आपकी APJ अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन बी, भारत का मिसाइल मैन इनको कहा जाता है, और इस बिखरी जुल्फों वाले साधु के प्रयास से ही भारत आज मिसाइल प्रोग्राम में इतना विकसित हुआ। तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में है, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है। दोस्तों, मोनालिसा इटली के एक चित्रकार थे, लियोनार्डो दा विंसी, इनकी कृति है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पे लिखा गया है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय ये चित्रकार नहीं है, ये एक राइटर हैं, और इनकी एक किताब बड़ी फेमस है दोस्तों, बहुत आती है एग्जाम में, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। ये जो नोवेल लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, टॉलस्टॉय। और गांधी जी ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावशीलता मिलती है वो टॉलस्टॉय की किताबों से मिलती है, याद रखिएगा। मोनालिसा विंसी की पेंटिंग है। किसने कहा था वेदों की ओर उन्मुख हों। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया। ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है, मूल शंकर, मूल शंकर। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आर्य समाज मूर्ति विरोधी है, मूर्ति पूजा में विरोध करता है। और दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश,
ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ है, याद रखिएगा। और विवेकानंद जो है ना, विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। नेक्स्ट है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों IRDP का जो पूर्ण रूप है ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो आपको नाबार्ड को तो बिल्कुल नहीं भूलना। नाबार्ड भारत में एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास को फंडिंग करने के लिए बनाई गई है। और नाबार्ड जो बनाना, ये 12 जुलाई 1982 को बना था शिवरमन समिति की सिफारिश पर। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मुंबई में मुख्यालय है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के स्मारक कहाँ पर हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। दोस्तों क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क भी है? कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में चीता का जो पुनर्वास हुआ है ना, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब वन एरिया है वो मध्य प्रदेश में ही है। खजुराहो के स्मारक, मैं खजुराहो के आपको 4 मतलब मध्य प्रदेश के 4 डांस बताता हूँ, चारों आपको याद रखने हैं। देखो सबसे पहले आप याद रखिएगा मटकी। मटकी डांस मध्य प्रदेश। मांच डांस मध्य प्रदेश। उसके बाद में फूल पाती डांस याद रखिएगा, फूल पाती। तो फूल पाती डांस मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जब गेहूं की फसल काटी जाती है तो गिरदा डांस भी किया जाता है। तो मटकी, मांझ, फूलपति और गिरदा, ये चारों मध्य प्रदेश के डांस हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा जिस राज्य के साथ लगती है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखो पहले ना महाराष्ट्र अभी 1 साल के लिए चीनी के मामले में ऊपर हो चुका था, लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, दूध के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य हो चुका है, और दूध सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान उत्पन्न करता है आज के टाइम में, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले जो 18 संभाग में विभाजित हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17। उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायत हैं? 544, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा? दोस्तों पंचतंत्र लिखा है आचार्य विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन सी, आचार्य विष्णु शर्मा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा गया विशाख दत्त। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान एक चीनी यात्री है और बौद्ध भिक्षु है ये, और ये किसके दरबार में मतलब भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। तो सम्राट अशोक, अशोक जो है दोस्तों ये मौर्य वंश का राजा है, बिंदुसार का बेटा है, ये भी आप याद रखिएगा। और अशोक जो है ना, इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था खारवेल के साथ। और अशोक जो है ना, इसको भारत में शिलालेखों का जनक कहा गया है, इसे देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा हर्षचरित लिखी गई है? दोस्तों हर्षचरित जो लिखी गई है ना, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, रामायण। वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। और कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? दोस्तों सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर ना, ये भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर माना जाता है, और ये आपका कंबोडिया में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कंबोडिया। अच्छा, कंबोडिया से बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। देखो भारत में चीते आए नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से,
अब भारत ने किस देश के साथ समझौता किया कि हम बाघ मतलब टाइगर। दोस्तों भारत किस देश को टाइगर दे रहा है? तो कंबोडिया को दे रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत से बाघ या टाइगर किस देश को स्थानांतरित किए जाएंगे? कंबोडिया को। और कंबोडिया में ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। याद रखिएगा। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में एक चीज़ याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो वो इंडोनेशिया है। इसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। याद रखना, आर्कीपेलागो द्वीपों का एक समूह होता है, तो इंडोनेशिया के अंतर्गत 13,000 द्वीप आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो माना गया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था अभी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में मतलब विस्फोट हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, ये भी आप याद रखें। सॉरी, राजभाषा पूछिए ना। हाँ, फारसी थी, बिल्कुल सही है, फारसी। और एक चीज़ याद रखना, हिंदी में मतलब जिन शब्दों के नीचे नुक्ता लगता है वो फारसी के ही शब्द होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? दोस्तों पद्मावत जो लिखा गया ना, वो शेर शाह के काल में लिखा गया। 1540 ईस्वी में ये लिखा गया पद्मावत, और पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों शेर शाह ही वही व्यक्ति है जिसने भारत में रुपये की शुरुआत करवाई थी। शेर शाह भारत में ये लैंड रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, और रुपये का प्रवर्तक कौन है? शेर शाह है आपका। जीटी रोड इसने बनवाया था शेर शाह के द्वारा, और ये दूसरा अफगान वंश था भारत में। ठीक है, शेर शाह जो था ये अफगान है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। बचपन का नाम फरीद है। अच्छा, अकबर के बारे में एक चीज़ याद रखना, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जनवरी 1761 में हुई किस किस के बीच? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी ना, वो पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इसमें ये जो अहमद शाह अब्दाली था ये जीत गया था। ठीक है। पानीपत जो जगह ये हरियाणा में है, और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई वो 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। एक्चुअल में अकबर की सेना का नेतृत्व और किसने किया था? उसके संरक्षक ने किया था, जिसका नाम था बैरम खान। याद रखिएगा। 1498 में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ से आया था? ऑप्शन, अच्छा कहाँ पे उतरा था? ऑप्शन बी, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा आता है, और कालीकट बंदरगाह ये केरल में है, केरल। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा। ठीक है। अच्छा, इसका स्वागत किसने किया था? वहाँ का राजा था जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर ये कहा जाता है आपका दयानंद सरस्वती को। ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका, कालिदास के बारे में आप याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया स्वामी सहजानंद। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा किसने बनाई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कानपुर जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नाना साहब। ठीक है दोस्तों कानपुर में ना एक चीज़ याद रखिएगा, बिठूर एक जगह है, और बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। गंगा नदी के किनारे है कानपुर। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। याद रखिएगा। आपको एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ, कभी क्वेश्चन आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट ये आयरलैंड से आई हुई थी।
आयरलैंड से आई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ तो ये किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। दोस्तों बंगाल विभाजन ना ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, और इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी का जो तानाशाह है हिटलर, इसके द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम 23 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, उड़ीसा में, और कटक में भारत का चावल अनुसंधान केंद्र भी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की एक किताब है एन इंडियन स्ट्रगल? एन इंडियन स्ट्रगल एग्जाम में आ चुकी है कई बार। एन इंडियन स्ट्रगल ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान निकोबार का एक द्वीप भी है, रोस द्वीप का नाम ही बदल के क्या रख दिया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। और भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है ना वो वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाता है। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा। याद रखिएगा ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट है आपका आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला सरोजिनी नायडू हैं, और 1925 में ये जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू जो है ना, इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 13 फरवरी भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, ये भी आप याद रखना। और ये यूपी की पहली राज्यपाल भी हैं। सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल भी हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना वो आर्टिकल 61 में लिखी गई है, और ये आर्टिकल 61 पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और महाभियोग के लिए प्रस्ताव जो है ना ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखना भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का ना एक आर्टिकल बहुत आता है आपके एग्जाम में, आर्टिकल 72। कमेंट में लिख के बताइएगा आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में है ये। आर्टिकल 72 में क्या लिखा गया है? कमेंट में अपना आंसर जरूर करें। नेक्स्ट आपका राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना ये 6 वर्ष का होता है। एक्चुअल में ना यहाँ पे राज्यसभा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है और ये हमेशा मतलब चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं हो सकती है। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु वो है आपकी 30 वर्ष, याद रखिएगा। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। भारत में पहली राज्यसभा कब गठित, मतलब सबसे पहली राज्यसभा की शुरुआत कब होती है? 1952 में होती है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और अभी कौन है? अभी हैं आपके जगदीप धनखड़। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।